करते हैं राखी जी का। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो बेटा? ये मोहब्बत करना आपने लोगों को खूब सिखाया है। मोहब्बत करना आजकल आप भी बहुत सिखा रहे हैं लोगों को, क्योंकि आपको सबसे प्यार है, आप सबसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हो। जो गाड़ी में बैठ के कंटेंट बनाते हो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत वायरल हो रहा है और मतलब मजा आ जाता है। वो कबूतरों को बाजरा देना, गौशाला जाना, ऑल गुड। और ब्लेटेड हैप्पी बर्थडे। 17 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश, क्या कहता है? सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश का मतलब है जैसे आपका ये पॉडकास्ट खत्म करके अपने घर जाना। सो आप क्या फील करते हैं? रिलैक्स, क्योंकि सिंह राशि जो है वो सूर्य की ही राशि है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिंह राशि में जब सूर्य जाता है तो वो एक रिलैक्स मोड में होता है, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी सिंह राशि में केतु बैठा हुआ है। तो सूर्य और केतु की जब युक्ति होती है इसे सूर्य ग्रहण दोष बोलते हैं। ये समय नेताओं के लिए अच्छा नहीं है। ये समय भारतीय राजनीति से लेकर अमेरिका तक की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। ये समय उथल पुथल का है और एक भाषा में कहूं तो विस्फोट होने का, यानी कि फिर से युद्ध की स्थितियां होने का। इसे सिंह संक्रांति कहते हैं और सिंह संक्रांति में जब सूर्य आते हैं तो नॉर्मली अमूमन वो सरकारी नौकरी दिलवाते हैं, सरकार में कुछ फेर बदलाव करवा देते हैं। लेकिन हर बार सिंह राशि में केतु नहीं होते, पर इस बार हैं तो कुछ अलग होगा। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद यानी 22 तारीख को, 22 अगस्त को बुध का सिंह राशि में प्रवेश, ये क्या और कुछ इशारा है? देखिए, सिंह राशि में बुध का प्रवेश, जहां सूर्य जाता है वो उसका चेला है। बुध जो है सूर्य के पीछे पीछे जाते हैं और इसे बुध आदित्य योग बोलते हैं। बुध आदित्य योग तक तो ठीक है, लेकिन फिर बुध की भी युक्ति केतु के साथ हो रही है। बुध क्या है? एक युवा ग्रह है, आप समझ रहे हैं, एक युवराज है, यानी जेंसी है ग्रहों का अगर आपको कहूं। लेकिन केतु उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है और वहां पर सूर्य बैठा है। सूर्य कौन है? सूर्य हमारे नेता हैं। तो फिर से आपको जंतर मंतर जैसी कोई स्थितियां दिख सकती हैं। फिर से कोई जेंसी इस जगह उस जगह नेपाल में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी सड़कों पर उतरेंगे और विरोध होता हुआ आपको जनता का, जेंसी का या युवाओं का दिखाई दे सकता है। लेकिन राखी जी, राजा और मंत्री दोनों एक ही सिंहासन पर अगर बैठ जाएंगे तो फिर बड़ा बवाल आप देख पा रही हैं क्या? देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सूर्य राजा है लेकिन बुध मंत्री नहीं है। हमारे ग्रहों का जो मंत्री है वो मंगल है। अच्छा, ठीक है, तो वो तो युवराज है, छोटा बच्चा। और मैंने आपको कहा जब भी सूर्य और बुध एक जगह पर होते हैं बुध आदित्य योग बोलते हैं। ये एक अपने आप में बहुत खूबसूरत योग है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, बचपन से आप एक कहावत सुन रहे हैं कि तालाब को गंदा करने के लिए घनश्याम एक मछली ही बहुत है। तो वहां पर केतु है और केतु दोनों को ग्रहण लगाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों की बुद्धि को हरता है, खासकर युवाओं की बुद्धि को हरता है। और बुद्धि जब युवाओं की हरती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। बुध वैसे ही भी अभी कक्षा में किसकी है? मिथुन राशि की अगर मैं आपसे घनश्याम बात करूं तो जब ये गोचर होगा उस टाइम पे वहां पर मंगल होगा। मंगल और बुध एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। और जब वो दोनों दुश्मनी में है तो बुध तो वैसे ही बड़ी तकलीफ में है कि उसके घर में पहले कोई आकर बैठा हुआ है और वो भी कौन बैठा हुआ है? उसका दुश्मन बैठा हुआ है। और ऐसे में उसको केतु का भी साहस मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक वाला समय है, विस्फोटक समय है। जब तक ये युक्ति रहेगी, सिंह राशि में सूर्य रहेंगे, थोड़ी परेशानियां रहेंगी। तो ये तो दो बदलाव हैं, लेकिन आम भाषा में हम ग्रहण को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये ग्रहण इस बार कुछ नया करेंगे? देखिए, ग्रहण तो हो रहे हैं लेकिन नया कुछ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ग्रहण भारत में नहीं है। अगर भारत में नहीं है तो सूतक पातक इसका हम पर लागू नहीं है। और बहुत अच्छे से आपके दर्शकों को ये बता दीजिए कि पूर्णिमा जब भी होती है भाई चांद दिखेगा तभी तो चंद्र ग्रहण होगा। और सूर्य जब भी होता है वो अमावस पर होता है सूर्य ग्रहण। तो ये जो ग्रहण है इसका असर राजनीति पर तो होगा, जहां जहां ये ग्रहण हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वहां पर तो होगा, लेकिन इसका असर भारत भी अछूता नहीं रहेगा। खासकर भारतीय राजनीति में आप बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे आते देखेंगे, उन्हें पद से जबरदस्ती हटाया जा सकता है, फेर बदल हो सकता है। पंजाब की राजनीति में कुछ गर्माहट दिखाई दे सकती है, राजस्थान की राजनीति में आपको कुछ उथल पुथल दिखाई दे सकता है। तो कहीं ना कहीं साउथ में भी कुछ उथल पुथल होता दिख रहा है। ये जो समय है ना ये पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन का है। वो भारत में आपको दिखे ना दिखे, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि और देशों में आपको सत्ता परिवर्तन होते हुए दिखाई देगा। इसका भरपूर असर जो ग्रहण हो रहा है पाकिस्तान में भी दिखेगा। लेकिन 17 अगस्त से हम बात कर रहे हैं 22 अगस्त की। 17 अगस्त से 22 अगस्त आप एक बड़ी सलाह अगर देना चाहें मेरे व्यूअर्स को तो क्या देंगे? देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहूंगी कि इस टाइम पे ट्रैवलिंग को जितना अवॉइड किया जा सकता है करें। मैं ये तो नहीं कहूंगी जो है कि आप फ्लाइट टिकट कैंसिल करा दो, बिल्कुल मत कराओ। जहां जाना है वहां जरूर जाओ और फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने की जरूरत है, लेकिन मैं कहूंगी सतर्क होकर रहो। अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और अगर उस जाने को हम थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं तो हम करें, बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी मैंने आपको याद है घनश्याम, हमने जब शुरू में किया था तो मैंने एक बात बोलती, हर बार आम आदमी पिसता है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता जा रहा है। लेकिन ये पहली बार आप राजनीति में नेताओं को झुकते हुए देखेंगे। और आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते हुए देखा, नरेंद्र मोदी जी को आपने हेलो फ्रेंड्स करते हुए देखा कि आपने अपने जीवन काल में किसी राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को जो है इंस्टाग्राम पर हेलो फ्रेंड्स करते देखा। तो ये जो साल है ना 2026 सूर्य का साल है, तो ये साल नेताओं के लिए भारी है, आम जनता के लिए इतना भारी नहीं है। जेंसी जरूर गया जंतर मंतर पर, लेकिन आप एक बात बहुत अच्छे से समझिए, उन्होंने जितने तंत्र अपने चलाने थे इंस्टाग्राम की रील्स के थ्रू, फेसबुक के थ्रू उन्होंने चलाए, झुकना नेताओं को पड़ा। बच्चे 15-15, 20-20 साल में भी नहीं झुक पाए। तो आपको ये समझना होगा कि ये युवाओं का साल है और इससे भी ज्यादा खतरनाक युवाओं का साल 2027 है। जब मैं आपके साथ 2027 की भविष्यवाणियां करूंगी तब आपको जरूर ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जो चौंका देने वाली हैं। लेकिन ये साल नेताओं के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया के किसी भी नेता के लिए सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश अच्छा नहीं है। बाय हेल्थ, बाय प्रोफेशन, जैसे कोई बड़ा स्कैम खुल जाना, ठीक है, किसी नेता पे कोई लांछन लग जाना, दो नेताओं की वाणी, अब जब सूर्य
और जो है बुध एक साथ है, बुध वाणी का कारक है, केतु उस पर ग्रहण लगा रहा है, तो कोई ऐसी वचन, ऐसी बात कोई नेता बोल देगा जिसके लिए उसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा था अभी कंगना रनावत जी को, उन्होंने कुछ बोला तो उनको कितना ट्रोल किया गया। ऐसी कोई वाणी किसी के नेता के मुंह से निकल जाएगी और फिर वो जम के ट्रोल होगा। हाँ, हालांकि 2027 के बारे में तो पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन ग्लिम्स के तौर पर राखी माँ 2027 को अगर मैं समझना चाहूँ छोटे में ही, 2027 कैसा रहेगा? देखिए, जेंसी का साल रहेगा और युवाओं का साल रहेगा, बहुत अलग होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 2027, मैं आपके पॉडकास्ट में, हजारों पॉडकास्ट में कई बार बोल चुकी हूँ, बार-बार बोल रही हूँ कि हमारे भारतवर्ष के लिए 2025 से 2030 तक का समय अच्छा नहीं है। नौकरियां बचाइए, वो ज़रूरी है। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी और आप अपने आसपास के दोस्तों को देख लीजिए, बहुत लोग, इनफैक्ट बहुत छोटा शब्द है, लाखों लोग इस साल जो है अपनी नौकरियों को छोड़कर और अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे और आपने देखा लोगों ने किया भी है। मीडिया हाउसेस, बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस में धड़ल्ले से नौकरियां गई हैं। यस, जो मैंने कहा था कि नौकरियों पर खतरा है, वो है और हो रहा है। और आगे भी आपको बोल रही हूँ, 4 चीज़ें ग्रहण की वजह से आपको देखने के लिए मिलेंगी। कैंसर जैसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा फैलती हुई दिखाई देगी, मोटापा, ठीक है, मोटापे से जुड़ी हुई बीमारियां, लोगों की नौकरियां जाना, लोगों के रिलेशंस में प्रॉब्लम आना, सिया केतन चेतन जैसी प्रॉब्लम्स का सामने आना। और इसके बाद जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देगी कि विरोध, मतलब कहीं ना कहीं हड़तालें, कहीं ना कहीं सड़क पर जनसभा का उतरना, आम जनता का उतरना, कभी किसान, कभी वकील, कभी डॉक्टर, ये लोग आपको सड़कों पर, कभी युवा, कभी ऑटो चालक, कभी, मतलब आपको लगे आज हमारी हड़ताल है, आज हमारी हड़ताल है, यही होता दिखेगा। ठीक है, लेकिन 28 तारीख को, 28 अगस्त को भी ग्रहण आप बता रही हैं और उसमें रक्षाबंधन भी है। जी। रक्षाबंधन और ग्रहण, क्या एहतियात बरतने होंगे हमको? कोई हमें नहीं बरतने की जरूरत है या डरने की जरूरत है, क्योंकि ग्रहण भारत में नहीं है। लेकिन गर्भवती महिलाओं से इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा संभल कर, त्योहार है, खूब अच्छे से मनाएं और कोशिश करें कि चंद्रमा के दर्शन इस दिन जरूर करें। चंद्रमा मन का कारक और भाई बहन दोनों एक दूसरे को मन के भाव से रक्षाबंधन पर राखी बांधें। और क्योंकि राखी बांधने अगर बहन भाई के घर जाए तो बहुत अच्छा होता है। और वहीं पर जब दिवाली पर टीका आता है तो भाई को बहन के घर आना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है। एक बार बहन एक बार भाई। मैं आपको बताऊं, आपको क्योंकि पूर्णिमा है, श्रावण मास की पूर्णिमा है, सावन की चतुर्मास की पहली पूर्णिमा है ना, 4 पूर्णिमाएं पड़ेंगी, उसमें ये पहली पूर्णिमा है और महादेव को बेहद प्रिय है ये पूर्णिमा। तो मैं आपको इतना जरूर कहूंगी, दान पुण्य करिए। जैसे आपने सावन में कुछ चीजें छोड़ी हुई हैं तो उनका दान करिए, जो छोड़ रखी है उनको ग्रहण करना इसी दिन से खाना शुरू करिए। सबसे बड़ी बात, दान पुण्य के साथ रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का, संबंध का ये त्योहार है। प्लीज भद्रा को ध्यान में रखते हुए आप राखी बांधें। अगर भद्रा काल है तो आप राखी ना बांधे, समय का ध्यान रखें। समय में आपको एक रील बनाकर दे दूंगी, प्लीज अपने व्यूअर्स को दे दीजिएगा। लेकिन आप असल में रिश्तों को न सिर्फ बताती हैं बल्कि जीती भी हैं। भाई बहन के रिश्ते की जब हम बात करते हैं तो क्या सिर्फ ये खून का रिश्ता है या पिछले कर्मों का भी कोई कार्मिक अकाउंट हमारा होता है जो हम इस जन्म में उसके साथ पूरा करते हैं? तुम्हारा मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है ना, मैं और तुम आज से 2 साल पहले तक एक दूसरे को जानते थे। ये सब रिश्ते कार्मिक अकाउंट है। कोई ना कोई रिश्ता हमारा पिछले 7 जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ आता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक उधार रह जाता है जिसे पूर्ण करने के लिए हम आते हैं। बिल्कुल, भाई बहन का जो ये रिश्ता है ये जन्मों पुराना होता है, ऐसे ही नहीं कोई भाई बन जाता। लेकिन रक्षाबंधन में अगर आपको टिप भाई को देना चाहें कि भाई इस बार ऐसा करें तो फिर भाग्य उदय हो जाएगा। पहले मैं तुमको बता दूं कि ये जो हम लोगों के मन में ना बचपन से बिठाया हुआ है, बहन भाई को राखी बांधे तो भाई उसकी रक्षा करता है और बड़ा अच्छा होता है। मैं आज आपको एक खुलासा कर बताती हूँ कि बहन भी जब भाई को राखी बांधती है तो उसका सोया भाग्य भी चमकता है। कितनी प्राउड की बात है, एक लड़की कॉलेज जाए और उसको 3 लड़के छेड़ें और उस लड़की के 10 भाई हों, 7 भाई हों, तो लड़की कहेगी तुझे पता है मेरे भाई कल लेके आऊंगे अपने भाई को। तो दैट इज पावर। भाई पावर होता है। जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो वो कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है घनश्याम कि आजकल रिश्तों के कोई मायने नहीं रह गए हैं। आज हम एक दूसरे से ना करीब कम हैं और दूर ज्यादा हैं। आज हम एक दूसरे से नाराज ज्यादा हैं और सिर्फ मुंह के रिश्तों को रखते हैं। आप भले अपने भाई को 100 वर्ष तक राखी मत बांधो, आपका जीवन एक साथ हो तो 50 वर्ष तक राखी मत बांधो, लेकिन जब वो मुलाकात पहली हो ना, दोनों बहुत दिन बाद जब मिले तो वो एक गर्म जोशी के साथ मिलना चाहिए। भाई दूर हो पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उसको याद करके अपने बचपन को याद आना चाहिए। एक रिस्पेक्ट भाई के लिए आनी चाहिए, छोटा है तो प्यार आना चाहिए और भाई के लिए बहुत सारी दुआएं आनी चाहिए। तो अगर बहन भी अपने मायके आती है पूर्णिमा वाले दिन, भाई को रक्षाबंधन पे राखी बांधती है, भाई उसे कुछ तोहफे के तौर पर देता है, तो ये बहन के सोए हुए भाग्य को भी चमकाता है। मेरी नजर में भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि जब कोई नहीं होता तो वो होते हैं और हर किसी को एक दिन अपने माता पिता को विदा करना होता है। जब दुर्भाग्य से माता पिता नहीं होते तो भाई के थ्रू ही मायका रह जाता है और भाई भाभी के थ्रू रह जाता है। इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ, जब भाई को राखी बांधे, भाभी को साथ में बांधे, क्योंकि भाई अब पराया हो चुका है। लड़कियां पराई नहीं होती, लड़के होते हैं। लेकिन यही बहनें कहती हैं कि मायका तब तक होता है जब तक माँ होती है, लेकिन मायका भाभी से भी होता है, ये भी याद रखने की कोशिश है। हमेशा भाभियां गलत नहीं होती हैं, कई जगह पर नंदे भी गलत होती हैं और कई जगह पर मैं आपको बोलूंगी भाभी भी गलत होती है। हर घर का एक अलग अलग हिसाब होता है। नंद और भाभी को तो अपना रिश्ता ऐसा रखना चाहिए, जब भाभी पहली पहली बार नहीं आती है, नंद उस घर में पहले से होती है, ये सब रिश्ता नंद के ऊपर होता है। अगर वो भाभी को अपनी आगोश में ले ले, अपने विश्वास में ले ले, उसके साथ एक बहन की तरह खड़ी हो जाए और फिर नंद की शादी हो, या मैं कहती हूँ नंद पहले से भी शादीशुदा थी, भाभी आई है तो भाभी को एक स्पेस दिया जाए, भाभी को घर के बारे में समझाया जाए, उसकी उलझनों को दूर किया जाए जो 1 साल तक लड़की के दिमाग में रहती हैं, तो यकीन मानिए फिर ऐसी भाभी अपनी नंद का साथ हमेशा देती है। लेकिन आपने बोला कि भाई बहन की किस्मत भी चमकती है भाई की कलाई पे राखी बांधने पर, और आप ये भी कहते हैं कि बहन हमारा बुध है, तो इस बार रक्षाबंधन में अपने बुध को एक्टिवेट करने के लिए भाई क्या कर ले?
अपने बुध को अच्छा करने के लिए अपनी बहन को अपने हाथों से इलायची खिलाएं, अपनी बहन को हरे रंग का सूट जरूर दें, वैसे भी सावन की पूर्णिमा है, और कोशिश करें कि दोनों साथ मिलकर एक समय का भोजन करें। बहन जब भी घर आए आपकी पत्नी उसका अपमान ना करे, ये ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी है, और खाली हाथ ना जाए, और आया राम गया राम ना करे। बहन आई है तो थोड़ा रुके, बैठे, बचपन की फोटोएं देखो, साथ में पिक्चर देखो, मंदिर चले जाओ, मॉल चले जाओ, साथ में एक समय बिता लो, बचपन की उन बातों को याद करो। आपका कोई तीसरा भाई बहन है या मौसी है तो उनके घर चले जाओ, जस्ट मेक अ क्वालिटी टाइम टू ईच अदर। और सबसे बड़ी बात, बहन को सिर्फ इतना बोल देने से कि मुझे तेरी कदर है, तू बता सब ठीक है, क्योंकि उसे ये कोई पूछता नहीं है कि तू ठीक है। और आपने कहा बुध कैसे मजबूत करें, बहन को पान खिलाकर, हरी इलायची खिलाकर, बहन अगर भाई के लिए पान लेकर जाए तो पान खाकर, इससे आपका बुध अच्छा होता है। लेकिन राखी माँ, क्या कुंडली देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई बहन का जो साथ है बहुत लंबा नहीं है, या इसमें भी एक बिछोह है, एक वियोग भी होगा? देखिए, भाई बहन का अलग होना, भाई बहन में से किसी की मृत्यु होना, ये तो कुंडली बताती ही बताती है। लेकिन आजकल तो इसकी जरूरत ही नहीं है। आजकल तो एक शहर, एक घर, एक बिल्डिंग में रहकर भी भाई बहन एक दूसरे से दूर हैं, प्रॉपर्टियों के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं, वहां तो कुंडली कुछ नहीं कहती। कभी नहीं सोचा होगा कि जिस प्रॉपर्टी को, जिस घर को, जिस आशियाने को माँ बाप ये सोचकर बनाते हैं कि ये मेरा घर है और ये मैंने बड़ी मिन्नतों से बनाया है, बहुत मुश्किल से घर बनता है घनश्याम, और उस घर के लिए जब माँ बाप नहीं रहते तो दो भाई बहन कोर्ट में जाकर लड़ते हैं, सोचकर देखिए कितना पेनफुल है। तो आपकी कुंडली ये जरूर बताती है कि आपके भाई साहब का वियोग है। और देखिए, भाई बहन का तो रिश्ता ही अलग होने के लिए बना है, स्पेशली भाई बहन का, क्योंकि बहन एक दिन विदा होकर आपके घर से जाएगी। लेकिन ये जो आजकल मन में मुटाव चल रहे हैं मंगल की वजह से, भारत की मंगल की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, इसी वजह से हम एक शहर, एक घर, इनफैक्ट एक बिल्डिंग और एक शहर में होकर भी अलग है। लेकिन जब भाई बहन की बात करते हैं राखी माँ, तो मुझे कृष्ण और द्रौपदी भी दिखाई देते हैं, और आपसे अच्छा बखान इस रिश्ते को कोई और कर नहीं सकता। आज के युग में कृष्ण द्रौपदी ऐसा रिश्ता प्रासंगिक है, एग्जिस्ट करता है? देखिए, पहले तो अपने आप को सही करिए, कृष्ण और द्रौपदी भाई बहन नहीं थे, सखा थे, हमेशा सहेलियों की तरह। वो भाई बहन जैसा हम मानते हैं उन्हें कि हमारा कोई दोस्त बतौर भाई की तरफ जब आवाज लगाई द्रौपदी ने, तो फिर वो भाई की तरह ही आए और वो चीरहरण को उन्होंने। बिल्कुल, देखिए आप ऐसा कह सकते हैं, कई जगहों पे ये चीज देखने के लिए मिलती है घनश्याम, लेकिन वो उसको अपनी सखी बोलते थे और वो सखा बोलती थी। और माधव, तुम कब आओगे, मेरी कब बात पूरी करोगे। इसके लिए भी एक कहानी याद रखिए कि एक बार पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ तो वो जंगल के अंदर थे, जंगल में थे, तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी, सारों द्रौपदी ने सबको खाना बनाकर खिला दिया। अब पात्र में कुछ नहीं बचा, तो श्री कृष्ण भगवान पहुंच गए। श्री कृष्ण भगवान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो सब भोजन करके, यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है। द्रौपदी को बड़ी शर्म आई, द्रौपदी अपने किचन में गई, वहां से एक चावल का दाना निकाल कर लेकर आई, और उन्होंने अपनी आंख में आंसू भरते हुए वो चावल का दाना अपनी कलाई में रखा, और वो चावल जो है उन्होंने कृष्ण जी ने खा लिया। उन्होंने बोला, ब्रह्मांड की जन्मों जन्मों की मेरी जो भूख है वो मिट गई। इसी बात को लेकर कहते हैं कि कई जगहों पे श्री कृष्ण भगवान को, कई बड़े मंदिरों में आज भी, खासकर द्वारकाधीश में, भगवान को एकादशी वाले दिन भी चावल का भोग लगता है। आप भगवान को कितना कुछ भोग लगा दो, लेकिन चावल से वो बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपको पता है, उन्होंने एक बार श्री कृष्ण भगवान की उंगली कट गई, उसमें से खून निकलने लगा, तो द्रौपदी ने अपनी जो है चुन्नी फाड़ी और उसको बांध दिया। वो ऋण भगवान ने उतारा। भगवान की इन दोनों की इस दोस्ती से, इन दोनों के भाई बहन के रिश्ते से, जो मर्जी कह लीजिए आप, इन दोनों की इस अंडरस्टैंडिंग से एक रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिए कि हमेशा भगवान के लिए छोटा सा किया हुआ भी भगवान कई गुना कर वापस करता है। तो जब ये चतुर्मास चल रहा है, जब ये सावन चल रहा है, जब आप उसकी आराधना अर्चना करते हो, वक्त आने पर वो आपका साथ जरूर देगा। लेकिन भगवान इतने भी खाली नहीं बैठे कि वो लाइट चली गई, भगवान लाइट दे दे, भगवान हे भगवान आज मेरे को 100 रुपए चाहिए, मुझे 100 रुपए दे दे। ऐसा नहीं होता है। मजाक मत समझिए, उसको हृदय से याद करिए और रोज याद कीजिए। कभी जब किसी बड़ी प्रॉब्लम है, जब कहते हैं ना, जब सबके दरवाजे बंद हो उसका खुला होता है, तो जब आपके सारे दरवाजे बंद हो ना, तब आप उसको याद कीजिए, मजाक में मत याद कीजिए। हे भगवान लाइट चली गई तो तू आ जा, हे भगवान मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे दिला दो। ये छोटी मोटी चीजों के लिए ये तुम्हें खुद करना है। तुम्हारा घर खरीदना तुम्हारा काम है, अर्जी लगाना तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारा अधिकार है। लेकिन हर चीज के लिए भगवान नहीं आएंगे। महाभारत हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना, और रामायण हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है। आप समझिए घनश्याम, अगर आप सिर्फ एक बार गीता, श्री गीता, भागवत गीता को पढ़ लें, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। जहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझ में ही सब कुछ है, तेरे दुश्मन में भी मुझे देख, मुझ में भी मुझको देख, अपने में भी मुझको देख, हर जगह मैं ही व्याप्त हूँ, कण कण में। ठीक बात है। लेकिन आप रिश्तों की बात करती हैं और बदलने की बात करती हैं, और आप कई बार कहती हैं कि मौसम से भी तेज तो लोग बदलते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी पसंद उनकी जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है? आजकल ज्यादातर दो मुही लोग हैं। दो मुही सांप होता है राजस्थान के अंदर। आजकल लोग दिखाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और होते कुछ हैं, लेकिन इसको भी एंजॉय करो। समझो, आज सुबह मैं आपके पास आ रही थी तो मेरी गाड़ी का पंचर हो गया 5:30 बजे। सो मैंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली, फटाफट कैब बुक कराई, अपनी पूजा का सामान उसमें शिफ्ट किया, और मैंने कहा गॉड, अगर आज तुम मुझे कैब में भेज रहे हो, इस गाड़ी का शायद मंगलवार है, आगे जाके एक्सीडेंट होने वाला था, क्योंकि इसलिए तुमने मुझे मेरे किसी अच्छे कर्म की वजह से यहीं रोककर बचा लिया और मेरी रक्षा करी। जब ऐसे लोग हैं आपकी भी जिंदगी में, मेक श्योर, मैं बता सकती हूँ, दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव जरूर रहे होंगे, जो आपके सामने तो आप कुछ हैं, लेकिन आप जैसे ही भीड़ में से उठकर जाते हैं तो बात सिर्फ आप ही की होती है। तो इसको आप नकारात्मक तौर पर मत लें घनश्याम, इसे पॉजिटिव रूप में लें। मतलब आप में कुछ बात तो जरूर है कि आपके बिना महफिल जमती ही नहीं और कोई बात होती ही नहीं। लेकिन क्या लगता है कि हर रिश्ते की भी एक समय सीमा होती है, या हर रिश्ते की
एक्सपायरी डेट होती है? हर रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट होती है, 100%। हर रिश्ते की गर्माहट की एक एक्सपायरी डेट होती है, हर रिश्ते के अपनेपन की एक एक्सपायरी डेट होती है। आपको अपने जिस दोस्तों के साथ स्कूल कॉलेज में अच्छा लगता था, अब मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, उनके साथ आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते, क्योंकि अब आपकी वक्त की कीमत है पैसा। एक पॉडकास्ट, Agree. अब आपको 1 घंटा चाय पीने के बाद उनके साथ लगेगा अरे भाई बस चलता हूँ, इतने में तो कुछ और होता है। उनके साथ एक टाइम ऐसा था कि कॉलेज की पहली क्लास से लेके शाम तक, अरे रुक जा यार आधा घंटा, मैं अंकल से बात कर लेता हूँ, मैं फोन कर देता हूँ। तो रिश्तों की भी एक्सपायरी डेट है। मौसम बदलता है, मूड बदलता है, वक्त बदलता है, सोच बदलती है, और आपकी जिंदगी में लोगों की पहचान बदलती है। लेकिन अगर आखिर हम किसी को इतना प्यार करते हैं तो उसी के लिए हम अजनबी कैसे हो जाते हैं? ये बदलाव तो बड़ा आर्टिफिशियल है, हम बड़े फिल्टर लगा रहे हैं इसका मतलब। नहीं, बड़े फिल्टर नहीं लगा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। आपको सिर्फ इतना समझने की कोशिश करनी है कि हम बदलते नहीं हैं। हमारी ज़रूरतें, हमारी चीज़ें, हमारा वक्त, हमारी प्रायोरिटीज़, हमारे को क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, आपकी भाषा में प्राथमिकता बदल जाती है। तुम्हारा ये भाषा मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मतलब आज की तारीख में ना आपके लिए ममता बहुत स्पेशल है, मेरे लिए सुरेश बहुत स्पेशल है। लेकिन अगर वहीं पर मेरी चाचा की बेटी आ जाए, तो अगर सुरेश जी की तबीयत खराब है, भगवान ना करे, या ममता की तबीयत खराब है, भगवान ना करे, तो आप या मैं अपने चाचा जी के बच्चों के साथ बाद में जाएंगे, हम पहली फैमिली को देखेंगे। क्यों? अब हम फैमिली के बड़े हैं, हमारे लिए फैमिली है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो तुम बेवफा नहीं हो, या तुमने कोई मुखौटा नहीं लगा रखा, पर जरूरत तुम्हारी कहाँ है वो। पहले तुम एक कॉलेज में सिंगल लड़के थे, बेपाक, मस्त, बिंदास, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, जो मन में आया वो करा। फिर तुम पति बने, फिर भी तुम थोड़े मस्त रहे, अपनी मर्जी के मालिक रहे, लेकिन जब तुम पिता बन गए तो तुम जिम्मेदार हो गए। तो जिम्मेदारियां जैसे जैसे हमारे कंधों पर आती हैं ना, इसलिए कहते हैं जो करना है जवानी में कर लो, आगे आगे तो ये मत सोचना, आज अपनी है फिर अपने बच्चों की जिम्मेदारियां होंगी। तो इंसान बेवफा नहीं होता, वक्त बेवफा होता है। लेकिन क्या राखीमा, हमें किसी को ये बता देना चाहिए कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वो हमारी सांसों के लिए ऑक्सीजन है, अगर वो नहीं मिलेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, सामने वाले को बताना चाहिए? 1 मिनट की भी देर नहीं करनी चाहिए। एक तो सेकंड, दिमाग खराब हो जाता है सामने वाले का। नहीं, सामने वाले का दिमाग खराब होने दो, लेकिन एक बार बताओ, उसे बार बार मत दोहराओ। देखो, कोई रिश्ता जरूरी है तो रुक जाओ, मना लो, झुक जाओ, लेकिन बार बार तुम्ही को झुकना पड़ रहा है तो रुक जाओ। मैं आपसे कह रही हूँ, एक बार जरूर एहसास कराइए, क्योंकि किसी को ये मैजिकल 3 शब्द जब तक तुम नहीं कहते ना, आई लव यू, जब तक काम नहीं बनता है। वो आई लव यू आपकी माँ के लिए भी है मदर्स डे पर, आपके बच्चों के लिए भी हर रोज सुबह है, और आपके किसी खास दोस्त के लिए भी है, आपकी पत्नी के लिए भी है। देखिए, सामने वाले का दिमाग घूम जाए, अब फिर तुम एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, मैं तो प्यार करती हूँ ना, तुम मत करो, मेरी तरफ से आई लव यू है, तुम्हारी तरफ से ना हो। ये समझिए, आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों की मदद करी, किस उम्मीद पर करी? कि इनके शासन में से आधा शासन मुझे मिल जाएगा। कृष्ण जी को वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। जहां पर निस्वार्थ भावना का प्रेम होता है ना, वहां पर कभी ये नहीं होता घनश्याम कि सामने वाला क्या करेगा, वो चढ़ जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाए, मैं तो नहीं बदल सकता। यही प्रॉब्लम है आज के प्यार में और पुराने जमाने के प्यार में। पहले लोग सिर्फ प्यार करके भूल जाते थे, अपना देते थे, सामने वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं करते थे। आज की तारीख में लोग पहले देखते हैं कि सामने वाले के घर में शादी है, पनीर बना है नहीं बना, दाल मखनी बनी है नहीं बनी, लंच डिनर पे हमें बुलाया नहीं बुलाया, उस हिसाब से सगन का लिफाफा देखते हैं। पहले हम इसलिए देते थे क्योंकि शर्मा जी या वर्मा जी की बेटी की शादी है, हमारे बड़े अच्छे निजी संबंध हैं उनसे, और उन्होंने हमारा हमेशा दुख में साथ दिया। 2,51 रुपए। समय बदल गया है। लेकिन ये द्वंद हमेशा रहता है ना, कई बार कहता है कि दिल एक इंसान को छोड़ दे, दिमाग कहता है नहीं, साथ में जिसके बिना कल रोना पड़े, जिसके बिना जिंदगी का गुजारा ना हो, जिसकी जरूरत हर पल हो, उसके आगे झुक जाओ। चाहे आपका आत्मसम्मान टूट रहा हो। आत्मसम्मान नाम की क्या चीज होती है? काय का आत्मसम्मान? जीवन लिया है, भगवान का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर धरती पर आए हो, जो झुकना नहीं जानता, याद रखना कि अकड़ मुर्दों की पहचान होती है और झुकना इन जिंदा इंसान की निशानी होती है। तो अकड़ काय बात की है भैया? पता नहीं ऊपर वाला वैसे ही नाराज घूम रहा है आजकल, कौन सी डोर खींच ले। याद रखो, वही 4 कंधे आएंगे, वरना 4 लोग भी नहीं मिलेंगे। 4 लोग क्या कहेंगे? वो 4 लोग आपको कंधा देने भी नहीं आएंगे। मैं नहीं मानती ये बातें, झुक जाना चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा है, जो वफा करते हैं वो टूट जाते हैं और जो धोखेबाज होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तुमने विश्वास का नाम सुना है? बहुत बार सुना है ना। जिसमें विष का वास हो, विश्वास, छंदी विच्छेद करो, जिसमें विष का वास हो वही विश्वास है। यानी जिस पे विश्वास करोगे वही धोखा देगा ना। अब तो आदिकाल से चला आ रहा है। मुझे बता दो, क्या रावण के भाई ने राम जी के लिए, उनकी भक्ति के लिए, उनके प्रेम के लिए अपने भाई को धोखा नहीं दिया? दिया, सगे भाई को। क्या वो सही था? क्योंकि वो पुरुषोत्तम राम थे तो वो सही था? नहीं। आज भी वो अमर हैं और धरती पर हैं। मुझे सिर्फ ये बता दो कि क्या घर का बेदी लंका ढाए आज भी नहीं बोला जाता? रिस्पेक्ट से नाम आता है उनका। तो ये बात छोड़ दो। विश्वासघाती को कभी सुख नहीं मिलता, वो कभी ना कभी इस बात को रियलाइज जरूर करता है कि वो गलत कर रहा है। तो भगवान सब देख रहा है। लेकिन आप बार बार समझाते हैं कि भाई सॉरी बोल दिया करो, सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉरी बोलना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, सॉरी बोलना बहुत आसान है घनश्याम, माफ करना मुश्किल काम है। लोग सॉरी पर जल्दी बोल देते हैं। मैं तो कह रही हूँ, अंग्रेज ऐसा शब्द देके गए, मैजिकल वर्ड। अच्छा, लेट है, सॉरी, बात नहीं कर रहे, सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। सामने वाला उस सॉरी को एक्सेप्ट करता है नहीं करता, वो आपको माफी देता है नहीं देता, घनश्याम, ये मैटर करता है। लेकिन क्या हर गलती की माफी हो सकती है? हर गलती की माफी हो सकती है, गलती कायदे में होनी चाहिए। अभी एक बच्ची को
आपने देखा कि वो ऑटो बैटरी रिक्शा में जा रही थी और उसको अगवा कर लिया गया, एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे होटल। कितनी परेशानियों से, कितनी मुश्किलों से जो है वो बच्ची वहाँ से बची होगी। तरह ये सोचिए, क्या ये इस बात के लिए सॉरी हो सकती है? कुछ बातों के लिए सॉरी, हर बात की सॉरी नहीं हो सकती। सॉरी करीबी लोगों के लिए होती है, सॉरी रिश्तों के लिए होती है, सॉरी अहम और वहम के लिए हो सकती है। किसी भी तरह में कुछ बातों की सॉरी नहीं हो सकती। अब जैसे इस बच्ची ने 16-17 साल की आदरणीय मोदी जी की मदर के लिए या उनके लिए गालियां दी, तो नजरें नहीं उठा पा रही, उसने सॉरी बोला, तो ये सॉरी समझ में आती है कि शर्मिंदा है, बच्ची है, ना समझ है, जेंसी है, ओके, ये सॉरी की माफी है। पर हर सॉरी की माफी तो नहीं हो सकती घनश्याम। लेकिन पुलिस ने वही जंतर मंतर पे एक बच्ची के पीछे डंडा डाल दिया, वो सॉरी हो सकती है? नहीं, वो भी नहीं हो सकती। लड़कियों पर हाथ उठाने वाला इंसान तो मर्द हो ही नहीं सकता। जहां होता है नारी का सम्मान वहीं बसते हैं श्री भगवान। हमारे देश का कानून कहता है जब कोई लड़की विरोध कर रही है तो वहां पर लेडीज पुलिस होनी चाहिए। अगर लेडीज पुलिस नहीं है तो पुलिस वाले नहीं कर सकते। लेकिन फिर आप पुलिस वालों को भी गलत क्यों कह रहे हैं? पुलिस वाले किस हद तक वहां खड़े रहे, लड़ते रहे, अपने परिवार को छोड़कर बारिश में, आंधी में, तूफान में। वो बेचारे तो कोई किसी तरह की मांग नहीं कर रहे थे। वो तो सरकार और एजेंसी के बीच में पिस गए। कभी कभी आक्रोश में आकर अगर ये गालियां दे सकता है एजेंसी, तो इधर से अगर एक पुलिस वाले ने मार भी दिया तो उनसे भी आक्रोश में हो गया। देखो, कोई भी ना अपने घर से सोच के नहीं आता वो आज मैं जा रही हूँ घनश्याम को गालियां दूंगी, ऐसा कोई नहीं सोच के आता। अगर अभी तुम्हारी मेरी बात किसी बात पर हो जाए तो हम शांत करने की कोशिश करेंगे। मैं बड़ी हूं, मैं तुम्हें शांत करने की कोशिश करूंगी ना। उसके बाद भी कोई तीसरा पड़ जाए, वो तीसरा हम दोनों को कुछ बोलने लग जाए, वो आक्रोश गुस्से में हो जाएगा, सोच कर नहीं आएगा कि वो हमें भड़काएगा, लड़ेगा। और हम दोनों को कोई नहीं लड़वा सकता घनश्याम जब तक हम दोनों लड़ना ना चाहें। हम लोगों में भी विवेक होना चाहिए। लेकिन मैंने एक बात चंद कुछ हफ्तों में सीखी है कि समर्पण की भावना ना घनश्याम आप में होती है। जैसे मैं किसी के प्रति टूवर्ड्स पूरी जो है डोनेटेड हूँ, पूरा भगवान मान रही हूँ, आपको रब मान रही हूँ, लेकिन सामने वाला आपका फोन रखते ही या आपके पीछे से और ऐसे किसी शख्स के सामने आपके बारे में बात कर रहा है जो कि एक्चुअली मुझसे भी जुड़ा हुआ है, तो फिर ऐसे में मैं ऐसे लोगों से कोई नाराजगी नहीं जताती। मैं कदम पीछे हो जाती हूँ, मैं उनका फोन उठाना बंद कर देती हूँ, मैं उन्हें कॉल करना बंद कर देती हूँ, मैं ना उनका बुराई करती ना अच्छाई करती। मैं कहती हूँ माता रानी तेरे हवाले। मुझे एक ही शख्स में समझ में आता है, दिस पर्सन इज डेंजर। दो तरह की बातें नहीं हो सकती। और मेरा तो मानना है, आज एक बात आपके व्यूअर्स आप सीख लें, बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, दवाई कड़वी होती है भैया तभी आपको राहत देती है। नीम कड़वा है पर 100 गुणों से भरा है, कितनी भी कड़वी हो मुंह पे बोल दो। लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं वो हमारे शब्दों से टूट जाते हैं या चुप रहने से? जैसे आप भी कह रही हैं, अगर आप किसी से नाराज हैं तो फिर आप चुप हो जाएंगे। क्या आपको बताना नहीं चाहिए कि भाई तुमने ये कर दिया? नहीं बताना चाहिए। रिश्ते बताने से खराब होते हैं, चुप रहने से सही हो जाते हैं। कुछ दिन बाद समझ में आएगा, चीजें सही होंगी, गुस्सा कम होगा और उस चीज की इंपॉर्टेंस कम लगेगी। ठीक है, वो क्या हो गया होगा, कह दिया होगा, लीव इट, तो आप अपने आप नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन उसी टाइम पर अगर मैं और तुम बात करने बैठ जाए तो हम दोनों गर्माहट में शायद कुछ ऐसा मुंह से बोल जाएं कि फिर रिश्ता जो है ना खत्म नहीं हो, मर जाए, गुंजाइश ही ना रहे। 1 मिनट, वो किसी ने कहा ना, जब इस रिश्ते को निभाना हो मुश्किल तो एक खूबसूरत मोड़ लेकर वापस मुड़ जाना ही बेहतर है। ठीक बात है। लेकिन हम कई बार कहते हैं, और आप लोग तो बहुत ज्ञानी लोग यहाँ आते हैं तो बताते हैं कि सच बोलिए, लेकिन आपको लगता है कि सच लोग सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते। सच बोलिए, सच बोलता कौन है? सच बोलना तो फिर भी आसान है। जैसे मैंने तुमसे कहा सॉरी घनश्याम, सॉरी बोलना बहुत आसान है। घनश्याम का मुझे माफ करना बहुत मुश्किल है। घनश्याम को मेरे सॉरी बोलते ही सिर्फ एक बात कहनी चाहिए, ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं, बात खत्म करो, मिट्टी डालो पुरानी बातों पर। लेकिन हम क्या करते हैं, तुमको नहीं 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 ऐसे कैसे, सॉरी से क्या होता है, सॉरी क्या बोलते, सॉरी घर लेके चलते हो, ऐसे नहीं। तो मैं आपको एक बात बोलूं, सच वैसे ही कोई सुनना नहीं चाहता। सच बोलना आसान है, सुनना मुश्किल है। लेकिन इस सच की उम्र आपको दिखाई देती है कि ये सच काफी दिन तक चल पाएगा जो हालात बनने पे? हमेशा सच चलेगा, सच चलेगा जरूर। सच की जीत होती है, बुराई की हार होती है, ये याद रखना। लेकिन आजकल कलयुग में सच थोड़ा सा डरा हुआ, घबराया हुआ है, लेकिन जीत अंत में सच की होती है। लेकिन ये सच अगर आपकी व्यक्तिगत जीवन में आ जाए और आपकी डोर कहीं और फंस जाए, यानी आपकी जिंदगी में कोई होते हुए आपको मोहब्बत किसी और से हो जाए, क्या ऐसा होता है अगर आपका अपना साथी पहले से है और आपका दिल फिर भी किसी पे आ जाए? हम ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी को बात को छोड़कर ये किस तरह की गोल-गोल बातें कर रहे हैं घनश्याम? तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया? मुझे तो आपसे प्यार है। नहीं, मुझसे तो तुम्हें प्यार है, मुझे भी तुमसे प्यार है। लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस का और किसके लिखे हुए क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, मैं वो क्वेश्चन जानना चाहता हूं जो थोड़े से अलहदा हों, थोड़े से अलग हों। पहले तो कोई भी बात शुरू करने से, जैसे शराब वाली बात हमारे बीच में हुई थी और बहुत वायरल हुई, तो मैंने एक डिस्क्लेमर सील किया कि पहली बात तो देखिए, कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ना ही गलत है। लेकिन ये भी यथार्थ सत्य है कि आज बहुत लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और बहुत ज्यादा है। और इसका कल्चर जो है ना, इसका रीजन हमारा कल्चर है। वो तुम कहोगे कैसे? घनश्याम, याद है पहले ना तुम्हें, तुम्हारी बहन होगी, तुमने अपने घर के माहौल को, भाभियों को, बुआओं को जाते देखा होगा। सावन आया, चलो मायके, ठीक है। आपके घर में रक्षाबंधन आया, चलो मायके। पहले लड़की मायके जाती थी 1-1, 3-3 महीने में, मतलब वो समझे दिवाली पर जा रही है, होली पर आती थी, होली पर जा रही है, दिवाली पर वापस आती थी। तो पति पत्नी के बीच में ना बात करने के लिए वीडियो कॉल्स, चीजें नहीं होती थी। तो एक उनके रिश्ते में तरोताजापन आ जाता था, अपनापन आ जाता था, याद आती थी, खत का इंतजार रहता था, फोन्स पड़ोस में जाकर करने पड़ते थे, पड़ोसियों के यहाँ फोन आने का इंतजार रहता था। तो वो रिश्ते में एक अपनापन, एक मिठास बनी रहती थी।
अब मम्मी रहती है 6th फ्लोर पे, लड़की रहती है 3rd फ्लोर पर, लिफ्ट का बटन दबाना है 3rd फ्लोर पर पहुंच जाओ, अगल बगल में घर हैं और कई बहनें तो एक ही घर में देवरानी जेठानी बनी हुई हैं, तो रिश्तों में दूरी तो हो नहीं रही। और सुनो, कहाँ हो, आ रहा हूँ, रुको वीडियो कॉल करने, उठाओ, अभी तो तुम निकले ऑफिस से। मतलब एक आदमी के पास आज की तारीख में अपने ऑफिस से घर लौटने तक की दूरी का समय भी नहीं है कि मतलब इतना सा समय, इतना सा स्पेस वो अपनी वाइफ से बना सके, या वाइफ अपने हस्बैंड से इतना सा स्पेस बना सके, तो वो रिश्ता क्या होगा? 20 साल की उम्र में 50 साल जी लिया आप, बोरिंग, केयर नहीं, लड़ाई झगड़े, तू मैं, अहम और वहम। पहले पुरुष कमाते थे, स्त्रियां कमाती नहीं थी, तो स्त्रियां 10 बात सुन भी लेती थी। अब स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा कमाती हैं तो वो सुनाती हैं। आप अगर कमा रहे हैं और उसके बाद अपने हस्बैंड को ताने दे रहे हैं, कमाना आपकी चॉइस है, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा कमा रही हूँ, तुम मुझसे ज्यादा कमा रहे हो, ये तरह का डिस्कशन भी पति पत्नी के बीच में होता है, तो फिर वहां प्यार कैसे रहेगा? और फिर वहां कोई तीसरा नहीं डूबेगा, ये कैसे? क्योंकि आप घर से टूटे हुए, घर से लड़कर निकले हो, लंच आपके पास नहीं है, आप ऑफिस पहुंचते हो, आपकी कुलीग आपसे बोलती है कैसे हो आज, कुछ उदास हो, ये मुझे कैसे समझती है, वो नहीं समझती, इसे पता है मैं उदास हूं। अरे शक्ल पे दिख रहा है भाई तू उदास है, बेवकूफ। उसको वो प्यार समझ बैठते हैं। दिस इज नॉट प्यार। वो जो गुस्से में, जो कल तक घर बैठी हुई थी, जो आपको वो प्यार दिखा रही थी, वो ना दिखा के ऑब्वियसली आपसे यही कहेगी ना कि उदास हो, परेशान हो, जैसे डल हो, आज एनर्जी नहीं है वैसे बात करने के अंदर, तो वो चीज को इंसान प्यार समझ लेता है। दैट्स इट, एक कंधा ढूंढता है। नहीं तो एक रिश्ते में घुट कर रहना सही है या उस रिश्ते को छोड़कर दूसरा रिश्ता बनाना सही है? नहीं देखिए, आज की जेंसी और आज की जनरेशन की बात करूं, इनफैक्ट हमारी जनरेशन की भी बात करूं, तो आज की जनरेशन तो घुट के रहती नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास 60 इयर्स की एक आंटी आई और उन्होंने, वो आई भी किसके साथ, अपने पोते के साथ, और वो मुझसे 18 साल का पोता, वो कह रही मुझे अपने हस्बैंड को तलाक देना। तो मैंने कहा आपका बेटा है? तो बोली नहीं मेरा पोता है। मैंने कहा आप क्या करेंगे तलाक लेकर? कह रही मैं क्यों रहूं घुट के, अपनी रील्स बनाऊंगी, मेरी जिंदगी, आप ऐसी बातें करिए राखी जी। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करी मैम, आप जरूर लीजिए तलाक। आप बताइए, लोग अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं तो ले रहे हैं लोग तलाक। लेकिन कुंडली ग्रह ये सब बता देते हैं कि आपकी दूसरी शादी होगी, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, सब कुछ बता देते हैं। इवन ये तक बता देते हैं कि आपका पैदा हुआ बच्चा बड़ा होके स्ट्रेट होगा कि गे होगा, ये भी बता देते हैं। और उसकी हरकतें पेरेंट्स हमारे पास आके छुपाते हैं, हम उन्हें बता देते हैं कि आपके बेटे का तो इंटरेस्ट लड़कियों में है नहीं, लड़के की तरफ ज्यादा है, या आपकी लड़की का इंटरेस्ट तो शादी में है ही नहीं, इसकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो सीधा पूछती हूँ इसकी कोई फ्रेंड है जिसके बिना ही रहे? हाँ राखी जी, हाँ राखी जी। तो सब कुछ बुला जाता है, बिल्कुल हर एक चीज घनश्याम कुंडली से पता लगती है। लेकिन कई बार हमने देखा है शादी के बाद किस्मत भी लोगों की बदलती है। हाँ बिल्कुल, शादी तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। अभी एग्जांपल पे तौर पे खुद देख लेना, घर खरीदने से भी किस्मत बदलती है, घर बदलने से भी किस्मत बदलती है, घर किराए पर लेने से भी किस्मत बदलती है। मैंने तो लोगों के घर में नौकर आते हुए भी किस्मत बदलते देखा है। तुम तो जीवन साथी की बात कर रहे हो। एक लड़की, एक नौकर, एक दुकानदार, एक वर्कर आपके घर पर एक ऐसा आएगा घनश्याम की आपकी किस्मत बदल देगा, आपकी इतनी डबल सेल हो जाएगी, आपको लगेगा ये बात बहुत अच्छी करता है, ये बोलता बहुत अच्छा है, इसके आने के बाद मेरी सेल बहुत अच्छी होगी। नहीं, उसके पैर में लक्ष्मी नारायण योग है, उसके पैर में धन योग है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, नहीं तो मुझे तुम्हें ज्योतिष सिखानी होगी। कभी भी किसी व्यक्ति से पूछना उसकी कुंडली में अगर गुरु और केतु की युक्ति हो, ऐसा व्यक्ति किसी भी के भी जीवन में जुड़ जाएगा, उसकी बल्ले बल्ले कर देगा। अच्छा। और ये गुरु और केतु की युक्ति, ऐसे व्यक्ति को एक दुकान पर भेज दो और कैमरे लगा के बैठो, आप ट्राई करो और आप इसका करके मुझे रिजल्ट दिखाओ। गुरु केतु की युक्ति उसके किसी भी घर में हो और एक दुकान खाली हो, दुकानदार बैठा हो, ये बंदा जाए उसके पास सामान लेने और वहां 10 मिनट का टाइम इसको कम से कम बिताना पड़ेगा। ये सामान देखे, वो देखे, ये कितने का, वो कितने का। विद इन 10 मिनट्स एक बंदा आएगा उसकी दुकान पे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। आप विद इन 10 से 15 मिनट्स देखेंगे दुकान लोगों के ग्राहकों से भर जाएगी। इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण ध्वज योग। अच्छा, ये एक ऐसा ध्वज योग है जहां पर गुरु और केतु जो है, गुरु और केतु को चेला और गुरु कहा जाता है। ऐसा किसी की भी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो बड़ा ही लोगों के लिए फेवरेबल होता है। अपने लिए होना, वो जहां जाएगा जो उसके साथ जुड़ जाएगा। मैं कह रही हूं ऐसे व्यक्ति की फोटो अपने जेब में रख लो, आपकी बल्ले बल्ले है। अच्छा, लेकिन घर बदलने से किस्मत बदलती है आप कह रहे हैं, वो अच्छी भी हो सकती है खराब भी? अच्छी भी हो सकती है, खराब भी। अगर घर का वस्तु खराब है तो खराब। मैंने लाखों लोगों को देखा है, हमने एक बहुत बड़ा घर बनाया, हमारा ड्रीम हाउस था, ये बड़ा आलीशान था, बड़ा मजा आया, सब अच्छा था, 6 महीने तक सब कुछ अच्छा रहा। अब तो हमें वो घर बेचना पड़ रहा है, हमारे घर के बर्तन तक बिक गए, हम चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, घर ने कर दिया धमाल। लेकिन नए घर में जाते हो क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? देखो घनश्याम, नए घर में जाने से पहले आपको मुहूर्त देखना चाहिए। चतुर्मास में गृह प्रवेश नहीं करते हैं, ये ध्यान देना चाहिए। आपको कभी भी मंगलवार घर में गृह प्रवेश, शनिवार नहीं करना चाहिए। आपको वास्तु पूजा करवानी चाहिए, आपको वास्तु करवाना चाहिए, आपको वास्तु हवन करवाना चाहिए, लेकिन फंडों में नहीं पड़ना चाहिए। एक वास्तु शास्त्री आया, बोला नहीं घनश्याम ये तो तुम्हें, सॉरी बेटा, ये तो तुम्हें तोड़वाना पड़ेगा। नहीं, फिर उसे वास्तु नहीं आता। घनश्याम ये गलत है, ये चक्र गलत है और ये गड़बड़ हो सकता है और इससे तो नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, सब गलत लिखा है। घनश्याम मैं इसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी बजाते हुए फोटो लगा दूंगी, इसका वास्तु सही हो जाएगा, ये नेगेटिव इफेक्ट देना बंद कर देगा। ये तोड़फोड़ वाला वास्तु करवाने का जमाना गया घनश्याम। आप चीजें रखकर आप अपने घर के वास्तु को सही करा सकते हैं। वास्तु की पूजा होनी बहुत जरूरी है और अहम नहीं। कभी भी कोई आपसे ये कहे कि आपका घर बहुत सुंदर है तो आपका जवाब पलट कर ये होना चाहिए, भगवान की कृपा है, माता रानी की कृपा है, श्याम बाबा की कृपा है, उनका घर है, मेरा घर नहीं है। घर ही उनको सौंप दो, उनको घर का मालिक बना दो, फिर उस घर का क्या वास्तु बिगाड़ लेगा, या वो घर तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। अब तो ये बांसुरी वाले का घर है, आप करके देखो।
लेकिन कई जगह मैंने देखा सोशल मीडिया पे कई लोग ये समझाते हैं कि अपने घर को ना पूरा कंप्लीट मत कराइए, उसमें कुछ ना कुछ छोड़ दीजिए। ये अपूर्णता भी कई बार घर की पूर्णता के लिए जरूरी है, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, पूर्ण नहीं करे ऐसा नहीं है, हम्म। पूर्ण कभी हो भी नहीं सकता, हाँ, सही ये बात है। असंभव है ये। हम्म, घर जब भी शिफ्ट होगा, आप वहां रहेंगे, आपको पुराने घर की तरह आदत है कि आप बिस्तर पर ऐसे सो रहे हो और आपके बगल में चार्ज है। आप इस घर में अरे यहाँ तो चार्जर ही नहीं है, फिर आपका दिमाग स्ट्राइक करता है, अरे ये तो करना है। फिर अब 10 यूं चीजें हैं जो घर में जाने के बाद आपको करानी पड़ती हैं आपकी जरूरतों के मुताबिक, क्योंकि आपको पुरानी हैबिट्स होती है, पहली बात। और घर को ना कहते हैं कभी समेट के मत रखो। जैसे आप कहो कि घर पूरा सिमटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई कमरा हो जो थोड़ा सा मैसी हो, थोड़े झूठे बर्तन हो, क्योंकि फिर ना वो सिमट ही जाता है पूरा। कभी कभी घर का ना गंदा रहना भी जरूरी है। जैसे घनश्याम, आप मेरे घर आए, आपने कहा कि इतना बड़ा आपके घर में फंक्शन है, आपका हर कमरा एकदम सिमटा हुआ था, क्या चदरें थी, क्या एकदम सफाई थी, कैसे, तो दैट इज ऑल सिमटा हुआ। लेकिन घर का एक कोना था, एक दरवाजा था जो तुमने नहीं देखा, वो बंद था और वो पूरा मैसी था, दैट इज कॉल्ड स्टोर रूम। हमने जितने भी बैग्स खोले उस टाइम पे शॉपिंग के, वो सब उसमें पटक कर रख दिए, तो एक कोना गंदा था। मैं ये नहीं कह रही घर के कोने को गंदा रखना है, घर को हमेशा भी इतना समेट के मत रखो कि ईश्वर का तो अब समेट ही जा बेटा। घर है भाई, 5 स्टार होटल थोड़ी है कि हम निकलेंगे तो कोई आएगा और कमरा साफ करके चला जाएगा। थोड़ा तो घर जैसी एनर्जीज भी रहनी चाहिए, घर थोड़ा सा गंदा भी रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि दैट आई एम एट होम, कि भैया उसका कप पड़ा हुआ है, उसका फोन पड़ा हुआ है, उसका चार्जर लगा हुआ है, ये चीजें बताती है कि तुम घर पर हो। तो बिल्कुल सही सुना है तुमने। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ थोड़ा सा छोड़ दे, ये कोई बिल्ला वालों का बिल्ला मंदिर थोड़ी है जो रोज ही बनता रहेगा। नहीं, इतना नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें कराते रहना चाहिए। लेकिन रसोई बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी घर की। घर में प्रवेश से पहले उस रसोई में क्या ले जाएं? थैंक यू घनश्याम, लेकिन आप बहुत गलत बोल रहे हैं। रसोई इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानती हूँ, लेकिन घर के अंदर आप मेरी नजरिए से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाँ। घर का दरवाजा, मेन मेन डोर। चलो आंखें बंद करो और महसूस करो, या खुली आंखों से देखो। पहले जमाने में किले होते थे, राजा महाराजाओं के घर होते थे, वो बड़े बड़े दरवाजे होते थे, ऐसे कर खुलते थे और ऐसे करके एक डंडा डाल दिया था तो बाहर से जब हमला होता था तो वो तोड़ नहीं पाते थे। लेकिन ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति का इतिहास था कि हमारे यहाँ 2 दरवाजे हैं, मतलब पति और पत्नी, और दोनों को मिलकर रहना है, और उनके पीछे की जो चिटकनी और कुंडी है ना, वो उनकी औलादे हैं, ठीक है, ताकि वो आपस में जुड़े रहे। तो घर के दरवाजे 2 होने चाहिए। आपको ये बात बोलने से पहले मैं खुद बोल दूं कि मेरे घर के भी दरवाजे 2 नहीं है, लेकिन क्योंकि बिल्डर का बनाया हुआ ये रूल है कि आप घर के मेन डोर के दरवाजे को छेड़ नहीं सकते। लेकिन मेरा कहने का मतलब है घनश्याम, आपके घर का जो मेन डोर है वो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आपके घर के मेन डोर पर चौखट जरूर होनी चाहिए, जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की पहचान है, जो पहले होती थी अब नहीं होती। इसलिए मेन चीज है आपके घर की एंट्रेंस, बाकी सब कुछ बाद में है। देखो, खुशियां आएंगी तो वहां से आएंगी, नकारात्मकता आएगी तो वहां से आएगी, पॉजिटिविटी आएगी तो वहां से आएगी, बाकी सब किचन विचन तो बाद में है। जब घर के मेन एंट्रेंस से घर में राशन ही नहीं ला पाओगे तो किचन का क्या कर लोगे? पैसा ही नहीं आएगा तो किचन का क्या कर लोगे? उस घर पे आके कोई टिंग टोंग करके घंटी बजाकर कोई मेहमान ही नहीं आएगा तो किचन का क्या कर लोगे? किचन के इस पूरे आपके घर में, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो घर हो, वो कोठी हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ एक है, मेन डोर। तो मेन डोर पे क्या कर लें ऐसा कि कोई नकारात्मक चीज अंदर ना आए? जिस भी धर्म से आप जुड़े हो उसके चिन्ह होने चाहिए। तुम और मैं सनातनी है, शुभ और लाभ होना चाहिए, द्वार गणेश होने चाहिए, गणेश जी बाहर, गणेश जी अंदर, और दोनों को जोड़कर अपने घर के बाहर अंदर लगा दीजिए, क्योंकि कहते हैं गणेश जी की पीठ पर जो है ना दरिद्रता होती है। तो आपने अपने घर की मेन डोर पर ही दरिद्रता को मार दिया, यहीं रहियो, अंदर मत आइयो। इधर गणेश जी हैं, इधर गणेश जी है, इधर गणेश जी, इधर गणेश जी। तो शुभ और लाभ हो, गणपति हो, स्वास्तिक हो, चौखट जरूर हो, लंबा हो, हवादार हो, सुबह शाम उसे खोला जाए। आपके घर पर घर की मुखिया को रोज हल्दी से, चंदन से स्वास्तिक बनाना चाहिए। और अगर इंडिविजुअल हाउस है तो हुए घर के मेन डोर पर तुलसी हो, कम से कम मनी प्लांट हो, ठीक है, और आने जाने खुलने की एकदम व्यवस्थित जगह हो, यानी कि आपको बार बार अंदर आने जाने में दरवाजा किड़र किड़र आवाज कर रहा है, टक्कर हो रही है, ये फट रहा है, वो कट रहा है, ये बहुत ध्यान रखो। और घर का दरवाजा कभी काला और नीला नहीं होना चाहिए। ओके। लेकिन घर के बाहर एक नेम प्लेट भी लगती है जी, उस नेम प्लेट को कैसे बनाया जाए? अपने घर को एक नाम दो। अगर आप अपने घर को नाम नहीं देते हो तो कोई कमी है। वो नाम आपके पिताजी का भी हो सकता है, वो नाम आपका कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे आप देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी के घर का नाम रामायण है, ठीक है, लव कुश उनके बच्चों का नाम है, सोनाक्षी उनकी बेटी का नाम है, तो आप शत्रुघ्न खुद उनका नाम है। तो आपके घर का एक नाम होना चाहिए। आप देखते हैं अमिताभ बच्चन जी के घर का एक नाम है, आप देख रहे शाहरुख खान जी के घर का एक नाम है। तो हर किसी के घर का एक नाम होना चाहिए। कौन, आप कौन? मैं घनश्याम से बात कर रही हूँ, मैं अपना इंटरव्यू घनश्याम को दे रही हूँ। मैं कौन? मैं राखी, घनश्याम मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसीलिए अपने घर को एक नाम से पुकारो। जब अमेज़न पे कोई भी चीज ऑर्डर करें या ब्लिंकिट पे कोई चीज ऑर्डर करें तो आप क्या लिखेंगे? घनश्याम फ्लैट नंबर ये दिस, नो, पहले अपने घर का नाम लिखें। ओके। यू राइट डाउन योर हाउस नेम। उसके बाद आप जिस भगवान को मानते हैं उसका नाम हो, जय माता दी, सपोज मैं तो माँ को मानती हूँ तो जय माता दी, या आप कृष्ण भक्त हैं या श्याम भक्त हैं तो जय श्याम की, ठीक है, जय गुरु जी की। उसके बाद आपका नाम प्लेट हो, और आपके नाम प्लेट के साथ आपकी पत्नी का भी नाम जरूर होना चाहिए। और ये भी कर सकते हैं कि अपने भगवान पे अपने घर का नाम रख लें। बिल्कुल, जिसमें भी रखो, वो आपकी मर्जी है। एक नाम आपको अपने घर को देना है। आपके कोई भी भगवान आप मुझे बता दीजिए, उनके 1000 नाम है। अब ये नहीं है कि आप कृष्ण हाउस लिखना है, ये लॉजिकल नहीं है। कृष्ण के अंदर जाकर 1000 नामों में से एक नाम ढूंढ कर लेकर आओ। जैसे मैंने अपने घर का नाम रखा है तथास्तु, कि भगवान ने मुझे कहा तथास्तु, तेरे को जो चाहिए वो तेरे को जरूर मिलेगा, तो माई हाउस नेम इज तथास्तु। ठीक है। लेकिन
ज्योतिष का पॉडकास्ट आप कहते हैं, थोड़े भटक भी जाते हैं आप जब आती है। तो मैं ये जानना चाहता था आपसे, जेंजीज वाला अभी जो हमने जंतर मंतर पे सब कुछ देखा, उसके बाद कई चीजें इधर उधर हुई हैं, क्या इसी तरह के विद्रोह का असर आप भारत के दूसरे हिस्सों में भी देख रही हैं? अच्छा मुझे बताओ, तुम सच बताओ, तुम जंतर मंतर गए थे? हाँ, मैं गया था। तो मैंने तुम्हारी कोई रील क्यों नहीं देखी मैंने जंतर रील नहीं मंतर? की वहाँ पे। बस जस्ट गए थे हाँ, देखने मैं कि गया था देखने कि के वो लिए। हाँ, जोश, वो एनर्जी हाँ, क्या है, हाँ। कैसा है? मैं इसलिए देखने गया था क्योंकि उससे पहले मैंने अन्ना का आंदोलन भी कवर किया था। अच्छा गए थे। हाँ, मैं अन्ना का आंदोलन भी देखा। मैं ये देखना चाहता था कि अन्ना के आंदोलन में और जंतर मंतर पे हो रहे आंदोलन में क्या फर्क है? क्या फर्क है मुझे बताओ? बहुत फर्क था। जमीन आसमान का? तो भाषाई स्तर पे बहुत फर्क था। भाषा स्तर पे तो हाँ, हमें भी दिख रहा हाँ, है। बहुत फर्क था। और अन्ना के आंदोलन में कम से कम एक अलग सी लौ थी जो जगाने की कोशिश की जा रही थी, और यहाँ पे एक अव्यवस्थित सी भीड़ थी। अब उसे कौन हाँक रहा है, कैसे हाँक रहा है समझ में नहीं। बच्चे रील्स बना रहे हैं, पुलिस वालों के साथ रील बना रहे हैं, किसी बच्ची को कोई पुलिस वाला पसंद आ गया तो उसके साथ रील बना रही है। वो मैंने बहुत अजीब से रंग देखे, तो मुझे लगा नहीं कि मुझे कोई रील बनानी चाहिए यहाँ पे। देखो ऐसा है, वो भटकी हुई जनरेशन थी जो जंतर मंतर पर थी, और वो एक गोविंदा की कॉमेडी पिक्चर थी। ठीक है, जैसे कॉमेडी होती थी ना गोविंदा के पिक्चर में, जब बंधु सबका बंधु हाँ, है, नंदू नंदू, सबका बंधु, हाँ, वही थे वो। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने मुझसे सवाल पूछा कि ऐसी घटना फिर घटेगी, तो जवाब है हाँ। नेपाल से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक, भारत के अलग अलग हिस्सों में, भारत में, हिंदुस्तान में, कहीं पर भी आपको, दिल्ली में भी इनफैक्ट आपको ये दोबारा देखने के लिए मिलेगा। और ऐसी कई कॉकरोच पार्टियां ऐसी बनती जाएंगी, दम तोड़ती जाएंगी, फिर बनेंगी, फिर दम तोड़ती रहेंगी। लेकिन युवा हो या किसान हो या वकील हो या डॉक्टर हो, मैं आपसे बार बार कह रही हूं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हो, जनता सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि मोदी सरकार ऐसे कई कानून बनाएगी जिसका लोग विरोध करेंगे, और ऐसे विरोध आपको यूपी में भी दिखाई देंगे आने वाले टाइम में। और कॉकरोच पार्टी से एक नाम सामने आया, अभिजीत दिपके। जी, इनका फ्यूचर आप कैसे देखती हैं? कुछ नहीं है फ्यूचर कोई भी। अब देखिए, उनके नाम से मैं आपको बता दूं कि उनकी मेष राशि बनती है, शनि की साढ़े उन पर चल रही है। वो कहते हैं ना, सिर्फ मकान बड़े फीके पकवान, वो वाली बात है। कुछ दिन ये मुझसे, ये कांग्रेस जनता पार्टी का जब ये शुरू हुआ था, उससे चंद कुछ टाइम पहले किसी ने, पॉडकास्टर ने मुझसे पूछा था, तब भी मैंने घनश्याम यही कहा था, ये कुछ दिन तो उछलेंगे, फिर ये बुलबुले की तरह जो है वो बैठ जाएंगे, और अभी बैठ ही गए हैं। तो कोई फ्यूचर अच्छा है नहीं, लेकिन कुछ कुछ दिनों में ये आपको सुर्खियों में दिखेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। बहुत नजदीक हम 2027 के यूपी इलेक्शन पे भी पहुंच गए हैं। 2027 का यूपी इलेक्शन अब क्या कहता है? मैं अभी तुम्हें एट प्रेजेंट चीजें बता देती हूँ, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, उस दिन 4 तारीख है, 4 अगस्त को हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि सूर्य कर्क राशि में बैठा हुआ है, सूर्य कर्क राशि में बैठा हुआ है देवगुरु बृहस्पति के साथ। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, और सूर्य और साथ में गुरु 12 वर्ष बाद गुरु पूर्णिमा पर एक साथ थे, जो भी गई, और अभी भी साथ है। ठीक है, अब अगर हम मंगल की बात करें तो अपने दुश्मन बुध के घर जाकर बैठा हुआ है। शनि की बात करें तो वो मीन राशि में जाकर बैठा हुआ है। राहु की बात करें तो जो कुंभ राशि में जाकर बैठा हुआ है, कुंभ राशि पे शनि की साढ़े चल रही है। अगर मैं केतु की बात करूं तो वो जाकर सिंह राशि में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि पे शनि की साढ़े चल रही है, धनु और सिंह राशि के ऊपर ढैया चल रही है। तो अस्त व्यवस्थित जिंदगी जो है ना वो चल रही है, कोई अच्छा समय नहीं चल रहा है। पिछले ही महीने में जब ये कांग्रेस जनता पार्टी का ड्रामा हुआ है, उसके जस्ट बाद कभी बुध अस्त हो गया, कभी उदय हो गया, कभी वक्री हो गया, कभी जो है वो जो है मार्गी हो गया। बुध ने इतने रूप बदले हैं, अपने इतने रूप बदले हैं। और क्योंकि तुमने कहा है तो मैं बता दूं कि 2027 ये में जो तुम कह रहे हो, विक्रम संवत जब बदलेगा तो बुध ही राजा और बुध ही मंत्री होगा। जब बुध ही राजा और बुध ही मंत्री होगा तो युवा, युवराज, तो समझ लीजिए एजेंसी क्या करने वाली है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, लेकिन अभी इसी साल के 4 महीने और बचे हुए हैं। जी, अगस्त में हमें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों को लेकर आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं? मैं आपको सितंबर, अगस्त और सितंबर के बारे में बता दूं, विस्फोटक स्थितियां हैं, विस्फोटक स्थितियां हैं, विस्फोटक स्थितियां हैं। मंगल की भारत की महादशा चल रही है, राहु 7 में उसके बैठा हुआ है, अग्नि की घटनाओं को करवाता है, कहीं ना कहीं मौसम में आपदाएं लाता है, मौसम की परेशानियों को लेकर आता है, लोगों में क्रोध को लेकर आता है, लोगों की मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, और लाखों लाखों लोगों की नौकरी को खाता है। नौकरी में प्रॉब्लम आती है। कुछ जगह पे तो लोग खुद बेवकूफियां करेंगे कि जरा सी बात पर नौकरी छोड़कर आ जाएंगे और बाद में नौकरियां ढूंढते रह जाएंगे। तो मैं बार बार कह रही हूं, थम जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, गुस्से में आकर नौकरी को मत छोड़ो। तो ये समय 4 महीने बहुत सरप्राइजेस हैं देश और दुनिया के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा सरप्राइज तो दिसंबर 5 को है, जब 18 महीने बाद राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो बहुत सी चीजें इधर से उधर होंगी। उसके बीच में ना, ये जो 2004 महीने बचे हैं, ये एजेंसी की प्रॉब्लम, नए कानूनों का आना, मोदी जी के लिए प्रॉब्लम, मोदी जी का अपने ही लोगों के साथ, अपने ही नेताओं के साथ विवाद होना, बहुत सारे मुख्यमंत्री, मंत्री या संतरी, इनका जो है इस्तीफा जबरदस्ती मांग लेना या मांगना, संसद में विवाद होना, किसी ऐसे नेता को लेकर कोई ऐसा स्कैम खुलना, पैसे का लेकर, धन का लेकर। और किसी भी मंदिर को, जो तुमने राम मंदिर अयोध्या में देखा, वो भी कहूंगी कि सिर्फ ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे देश के बहुत मंदिरों की राज खुलेंगे, किसी मंदिर से धन, खजाना भी मिल जाएगा, खजाना खुलकर सामने आएगा कि इतना बड़ा खजाना उस मंदिर से मिला, या इतने पंडितों ने ये कर रखा था, ये पांडवों ने कर रखा था। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए आने वाले इस 4 महीने में दिखेगी। नेताओं और अभिनेताओं का हॉस्पिटल जाना, लोगों की सेहत के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन 4 महीने के हिसाब से, हम राशियों के हिसाब से समझे, कौन सी राशियों के लिए ये 4 महीने बहुत शानदार रहने वाले हैं? वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं।
मैं आपको बता दूं तुला राशि के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, सिंह राशि के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, मेष राशि के लिए पार्टली गुड पार्टली बैड, कुछ अच्छा कुछ बुरा। और कौन सी राशि ऐसी है जिनको बहुत सतर्क रहना चाहिए? बहुत बहुत सतर्क रहना है। कुंभ राशि, मीन राशि, कन्या राशि, आपको बहुत बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। और जिन राशियों को मैंने अच्छा कहा उनको भी सतर्क रहना है। कहेंगे ये कैसे? पता है आपको, उनका वक्त अच्छा है, और जब इंसान का वक्त अच्छा होता है ना वो घमंडी हो जाता है। अगर अहम और वहम पाला, याद रखिए कि रामायण राम जी के स्वाभिमान की और रावण के अभिमान की कहानी है। अभिमान में आ गए तो गिर जाओगे। सारी राशियों में मिथुन राशि रह गई माँ। मिथुन राशि तुम्हारी राशि और तुम्हारी राशि बहुत अच्छी है, लेकिन ये याद रखो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। मंगल तुम्हारे घर में बैठा है। सबसे पहले मंगल तुम्हारा लोन उतरवाएगा, मंगल तुम्हारे को मकान दिलवाएगा, मंगल तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी बड़े अच्छे दामों पे बिकवा सकता है, दिलवा सकता है, लेकिन मंगल थोड़ा सा शुगर बीपी भी दे सकता है। मंगल तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी का झगड़ा भी करवा सकता है, मंगल कार एक्सीडेंट भी करवा सकता है, मंगल क्रोध दिलवा सकता है, तुम्हारे सगे भाई से या तुम्हारे करीबी दोस्त जैसे भाई से तुम्हारा बेवजह झगड़ा भी हो सकता है और तुम क्रोध और द्वेष में आकर ज्यादा बोल सकते हो। और दूसरा, मंगल तुम्हें नया फोन भी दिला सकता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले मुझे तो सब कुछ मिल रहा है आपकी कृपा से, मेरे व्यूअर्स को पैसा भी चाहिए। पैसा कैसे मिलेगा? अगर अभी के टाइम की बात करूं ना, सच में ये गोल्डन टाइम है पैसे के लिए। तुम भी इसे आजमा कर देख लेना। पूरे 30 दिन अगर गन्ने का रस और शहद महादेव पर अर्पण किया जाए, इससे बेहतर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। पर हम कितना करते हैं? हम सुनते जरूर है पर करते नहीं है। बेलपत्र इतने ज्यादा प्रिय हैं महादेव को। आपने कभी देखा किसी रोमांटिक पिक्चर में जितेंद्र रेखा के साथ हो तो आपने देखा होगा कि बालों में रेखा जी गजरा लगाती थी, और जयाप्रदा थी वो गजरा लगाती थी, जया बहादुरी थी वो गजरा लगाती थी, पुरानी हीरोइन लगाया करती थी। तो उनका गजरा जब गिर जाता तो उनका प्रेमी बड़े प्यार से उसे सूंघता था और सूंघकर उन्हें वाह याद आ खूब फिल्में देखी। यस, अब आज भी देखती हूँ। अब आप ये समझे कि बेलपत्र परसीने से माता पार्वती के जो है वो बना है। वो परसीना गिरा, पेड़ उगा, बेलपत्र बना। अब वो बेलपत्र जब आप बड़ी श्रद्धा के साथ महादेव के पास लेकर जाते हैं और उन्हें अर्पण करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? शिव को शक्ति से मिलवा रहे हैं। शक्ति शिव दोनों का मिलन। और ये अर्पण करते वक्त आप ये कह देते हैं कि मुझे धन प्राप्ति की जरूरत है महादेव, और इतना धन मुझे दिलाओ, और आप दिलाओगे मुझे पता है। वो कैलाश आए, धरती पर आए, क्यों नहीं दिलाएंगे? अगर बेलपत्र को घी में डुबोकर महादेव पर अर्पण किया जाए तो सेहत अच्छी होती है, जो कि तुम्हें करना चाहिए। अगर उसको भस्म में रमकर अर्पण किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ दो संसार। मोक्ष मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बैठे हुए हो, उसको छोड़ा भी नहीं जा रहा, रहा भी नहीं जा रहा, जाया भी नहीं जा रहा, पीछे भी नहीं आया जा रहा, तो आप बेलपत्र को भस्म में पूरा डुबोकर महादेव पर अर्पण करो। अगर आप चाहते हो मैं पूरी दुनिया में घनश्याम 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 हो, दुनिया मुझे जाने में जहां लाऊं, अरे 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 मुझसे साइन करवाएं, तो आप इत्र में उसको डुबोकर महादेव पर अर्पण करें। लेकिन अगर आपका है कि मेरा परिवार बिखरा हुआ है और मेरा परिवार जुड़ जाए आपस में, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि चावल में बेलपत्र को गीला कीजिए, लपेटिए और महादेव पर अर्पण करिए। 1 2 3 4 10 11 ये आपकी मर्जी है। लेकिन अब आपका मन है कि मेरा ना कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, ये मेरे बारे में कर रहा है, आपका दिल बहुत छोटा है, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, मेरी बुराई हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, गॉसिप्स हो रही हैं मेरे बारे में, तो दूध में बेलपत्र को अर्पण करके महादेव पर अर्पण करो। चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, तो आपका मन कंट्रोल होगा, डर किसी का भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको ये है कि मैं मीठा बोलूं और मेरी वाणी से कड़वा निकल जाता है, मैं बुराई कर देता हूं, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो चीनी में बेलपत्र को गीला करके भिगोकर अगर महादेव पर अर्पण करे तो ओए शहद बन जाओगे और मक्खियां चिपक जाएंगी। ठीक है, आप गागल में सागर भरती हैं। पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें आपने की, रिश्तों से लेके, पैसों से लेके और राजनीति से लेके, ये सिर्फ आप ही कर सकती हैं। नहीं, तुम बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट करके, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इसके सिवा भी जिंदगी है। कुंडली सब कुछ नहीं करती है। घनश्याम, हम रोज सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं और भगवान से बस पागलों की तरह मानते रहते हैं। जब वो हमें नहीं मिलता फिर हम निराश हो जाते हैं, फिर हम भगवान को बदल लेते हैं, फिर हम एस्ट्रोलॉजर को बदल लेते हैं, फिर हम गालियां देते हैं, फिर बोलते हैं चल झूठ बकवास, कुछ नहीं होता। लेकिन हम ना कर्म नहीं बदलते। हमसे रेड लाइट पे 1 रुपया नहीं निकलता, हम खाने से पहले 5 लोगों को खिलाते नहीं, हम मंदिर बिना किसी चीज को मांगे निस्वार्थ भावना से कि बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे इसलिए नहीं जाते। हम रोज नहीं नहाते, हम रोज प्रेस करे क्रीज वाले कपड़े क्यों नहीं पहनते, हम रोज क्यों नहीं सस्ते सवरते, हम क्यों अपने घर में मेहमानों को नहीं बुलाते, हम क्यों किसी के घर मेहमान बनकर नहीं जाते, क्यों अपने घर में हम ढोलक बजाकर शिव चर्चा करते, क्यों हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देते, क्यों हम एक दूसरे को ये नहीं कहते कि दैट आई लव यू। क्यों? कर्म बदलो ना, सब सही हो जाएगा। बगल वाले अंकल ने पार्किंग में गाड़ी लगा दी लगाने, तो इट्स ओके, लिव इट। आपको ये लगेगा डरपोक, हाँ मैं हूं डरपोक, इट्स ओके, डर गई भाई, तू खुश हो ले, मैं डर गई। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, गीता पढ़ना शुरू कीजिए, आपकी सारी सोच बदल जाएगी। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, ओए होए जिंदगी बना दी अर्जुन की, आपकी बन जाएगी। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया, आप आती मेरे कहने पे समय निकालते। थैंक यू सो वेरी मच, आपका आभार है मेरे सिर पे। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा प्यार है तुम्हारे सर पे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे सर पे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो और खूब खुश रहो, और मंगल जब तक तुम्हारे घर में है, मतलब ले लो जो तुम्हें चाहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।